हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम अपना नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करने जा रहे हैं जो कि हमारा चल रहा था बिजनेस एनवायरनमेंट फॉर यूजीसी नेट एंड यूपीएचईएससी अकॉर्डिंग टू अपडेटेड सिलेबस। ठीक है, दोनों ही सिलेबस का ये फर्स्ट यूनिट है। इसकी आज हम लोग फोर्थ क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने फिस्कल पॉलिसी पढ़ी थी और उसकी थोड़ा सा पार्ट रह गया और आज हम लोग फिस्कल पॉलिसी का पार्ट और मॉनेटरी पॉलिसी कंप्लीट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की हम लोग क्लास। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए थे, इसके क्या क्या हमारे टूल्स हैं ये पढ़ लिए थे, टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी पढ़ ली थी। अब आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेक्निक्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पिछली क्लास में हमने बताया था कि आपकी जो है फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड आपकी स्पेंडिंग के ऊपर बात करती है। ठीक है, कि हमें पैसा कहाँ से आएगा और फिर हम उसे कहाँ पे खर्च करेंगे, इससे रिलेटेड सारी पॉलिसीज़ आपकी बनाई जाती हैं। ठीक है, और इसमें आपकी दो टाइप की पॉलिसी है, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। इसको आप पिछली क्लास में जाके डिटेल में समझ लीजिएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं इसकी टेक्निक्स पे, टेक्निक्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी के लिए मेनली 4 टेक्निक्स हमारी अपनाई जाती हैं। पहला है टैक्सेशन पॉलिसी, नेक्स्ट है आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, इसके बाद है पॉलिसी ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग, इसके बाद है आपकी पब्लिक डेब्ट पॉलिसी। ये 4 टूल्स हैं या टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम अपनी फिस्कल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसका सबसे पहला है टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्स आप जानते हो कि आपका टैक्स का मतलब क्या है, जो आप गवर्नमेंट आप पे टैक्स इम्पोज करती है जो आपकी सर्विसेज यूज़ कर रहे हो उसके बदले में। ठीक है, तो ये आपके टैक्स 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। और टैक्स जो है गवर्नमेंट की इनकम का एक सोर्स है। तो टैक्सेशन पॉलिसीज रिलेट्स टू न्यू अमेंडमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम आपकी पॉलिसी में अमेंडमेंट्स करती रहती है और ये अमेंडमेंट्स जो है फाइनेंस बिल के थ्रू हर साल आपकी बजट के टाइम पे पेश किया जाता है। ठीक, जब ये आपका एप्लीकेबल हो जाता है तो ये एक्ट में चेंज हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी बिल जब तक लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के सामने से होकर नहीं गुजरता तब तक वो बिल रहता है और जब वो इम्प्लीमेंट हो जाता है तो वो एक्ट बन जाता है। ठीक है, तो इन दिस पॉलिसी गवर्नमेंट डिटरमाइन द रेट ऑफ टैक्सेस। गवर्नमेंट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द टैक्स रेट्स एंड अमेंड प्रीवियस रूल्स ऑफ टैक्सेशन। तो आपकी टैक्सेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स रेट डिसाइड करती है थ्रू फाइनेंस बिल, और गवर्नमेंट इन टैक्स रेट्स को इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकती है और टैक्स रेट्स को और सारे रूल्स को भी, टैक्सेशन से रिलेटेड रूल्स को अमेंड भी कर सकती है और रिप्लेस भी कर सकती है। ठीक है, गवर्नमेंट अर्निंग्स रिमेन्स source is taxation but more tax on public will adverse effect on the development of economy। तो गवर्नमेंट की इनकम का मेन सोर्स आपका टैक्सेशन है और हम बहुत ज़्यादा टैक्स भी इम्पोज पब्लिक पर नहीं कर सकते हैं, इसकी भी एक लिमिट है। अगर आप ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करेगी तो आपका इसका क्या हो जाएगा, विरोध भी हो सकता है। ओके, तो अब जैसा कि हमें मालूम है, अच्छा इसका भी एक एग्जाम्पल अभी आपको हम कई बार बता भी चुके हैं। आपका टैक्स एक्ट अभी जैसे इनडायरेक्ट टैक्स नहीं सॉरी डायरेक्ट टैक्स में आपका मेन आता है इनकम टैक्स। ठीक है, तो अभी आपके इनकम टैक्स से रिलेटेड जो टैक्स चला आ रहा था, इनकम टैक्स एक्ट 1962, वो रिप्लेस हो गया है किसके थ्रू, इनकम टैक्स एक्ट 2025। और ये इम्प्लीमेंट कब से हुआ है, 1 अप्रैल 2026। ये एक क्वेश्चन आपका बन भी सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट टाइम टू टाइम हमारी पॉलिसीज़ में, टैक्सेशन पॉलिसीज़ में चेंज करती रहती है। तो ये है इसकी टैक्सेशन पॉलिसी। ठीक है,
और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है आपकी पॉलिसी के अमेंड होने का, आपकी कह सकते हैं आपकी जो चल रही है जो आपकी पॉलिसी चल रही है इस पे आपका क्या फ़र्क पड़ सकता है, ये आप अगर इफ़ गवर्नमेंट विल इंक्रीज टैक्स मोर बर्डन will be on public can and ill will reduce production and purchasing power of public। अगर गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स बर्डन डालेगी पब्लिक पर तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगा, परचेजिंग पावर भी पब्लिक की रिड्यूस होगी। ठीक है, और अगर इफ गवर्नमेंट विल डिक्रीज टैक्स then public purchasing power will increased and it will increase the inflation। अगर बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर देगी तो भी क्या होगा, इसका एडवर्स इफेक्ट होगा कि परचेजिंग पावर हमारी बढ़ जाएगी, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं खर्च करेंगे और उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करेंगे। इससे क्या होगा, मार्केट में या इंडस्ट्री में इन्फ्लेशन भी हमारा बढ़ सकता है। ठीक है, आगे जो है देखिए हम आ रहे हैं, गवर्नमेंट एनालाइज बोथ द सिचुएशन एंड विल मेक हिज टैक्सेशन पॉलिसी मोर प्रोग्रेसिव। तो गवर्नमेंट आपकी इन दोनों ही सिचुएशंस को एनालाइज करती है और हमारी टैक्सेशन पॉलिसीज को अपनी सिचुएशन और आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है इम्प्लीमेंट करती है और प्रोग्रेसिव इसे बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ रहा है जो कंसेप्ट है या टेक्निक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी। ठीक है, अब यहाँ पे पहले वाले में आपने देखा गवर्नमेंट क्या है, टैक्स से रिलेटेड सारी पॉलिसीज बनाती है, रूल्स एंड रेगुलेशन। सेकंड आपका जो टॉपिक आ रहा है या टेक्निक है, इसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसीज, यानी कि गवर्नमेंट जो है एक्सपेंडिचर जो खर्चे हैं उनसे रिलेटेड पॉलिसीज बनाती है। ठीक है, तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर लाइक ओपनिंग ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, मेकिंग ऑफ ब्रिज, रोड एंड न्यू ट्रैक्स। तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड, सोशल वेलफेयर से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, ब्रिज हैं, डैम्स हैं। इनमें जो गवर्नमेंट आपकी मनी इन्वेस्ट करती है वो कहाँ से लाती है, जो आपने टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट को पे की हुई है। ठीक है, तो गवर्नमेंट इन सब चीज़ों से रिलेटेड रूल्स बनाती है एक्सपेंडिचर पॉलिसी में कि हमें कहाँ, कितना, कब और कैसे एक्सपेंड करना है या फिर इन्वेस्ट करना है। फॉर द अबव प्रोजेक्ट गवर्नमेंट हैज मेड लार्ज अमाउंट ऑफ परचेजिंग एंड पेइंग वेजेस एंड सैलरी। तो हाउ एवर ऑल दीज एक्सपेंडिचर आर एट पेड आफ्टर मेकिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी। तो गवर्नमेंट ऐसे ही नहीं एक्सपेंस कर सकती है, हर चीज़ की पॉलिसी बना के चलती है कि हमें कैसे करना है, कब करना है, किसको कितना क्या देना है, किन चीज़ों की प्रायोरिटी बेसिस पे करना है। तो इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी तैयार करती है। ठीक है, और गवर्नमेंट जैसे कि हम टैक्स इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, उसी तरीके से गवर्नमेंट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर बाय चेंजिंग गवर्नमेंट बजट। ठीक है, सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज टेक्निक ऑफ फिस्कल पॉलिसी बाय यूजिंग दिस गवर्नमेंट यूज हिज फंड फर्स्ट ऑन वेरी नेसेसरी सेक्टर एंड अदरवाइज विल बी डन आफ्टर दिस। ठीक है, तो हमने आपको पहले ही बताया, तो गवर्नमेंट जो ये पॉलिसी बनाती प्रायोरिटी बेसिस पे बनाती है कि हमें किन चीज़ों पे पहले एक्सपेंस करने की ये जो है नेसेसिटीज़ है। ठीक है, तो आप एक प्रायोरिटीज लिस्ट उनकी तैयार होती है कि हमें डिफेंस पे ज़्यादा खर्च करना है या इंफ्रास्ट्रक्चर पे, या हमें हॉस्पिटलिटी पे ज़्यादा खर्च करना है, या हमारी जो कह सकते हैं आप एजुकेशन सिस्टम पे, या फिर हेल्थ जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू टाइम डिमांड प्रायोरिटीज सेट करती है आपकी इन एक्सपेंडिचर्स की, और उसके बाद ही जो है गवर्नमेंट एक्सपेंस या करती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी डेफिसिट फाइनेंसिंग पॉलिसी। डेफिसिट से आपको समझ में आ रहा होगा कि डेफिसिट का मतलब ही होता है डेफिशिएंसी या फिर लॉस।
तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारी टैक्सेशन के थ्रू जो अमाउंट गवर्नमेंट को इनकम या सोर्स मिली उससे ज़्यादा एक्सपेंस हो जाए, ठीक है। बाय चांस हमने टैक्स से 1 करोड़ की अमाउंट हमने जो है पूल ऑफ फंड्स हमने तैयार कर लिया, लेकिन जो हमारी एक्सपेंडिचर है जो वो हमारी 1 करोड़ से बढ़ के 1.5 करोड़ हो जाए, ठीक है। तो ये हमारी 50 लाख का जो हमारा क्या आया डेफिशिएंसी आई, ये कहाँ से गवर्नमेंट कवर करती है। तो ये सारी चीज़ों से रिलेटेड पॉलिसी हमारी किस में बनती है, डेफिसिट फाइनेंसिंग पॉलिसी में। इफ़ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर मोर देन हिज रिवेन्यू देन गवर्नमेंट शुड हैव टू कलेक्ट दिस अमाउंट, ठीक है। द अमाउंट इज डेफिसिट एंड इट कैन बी फुलफिल्ड बाय यूजिंग न्यू करेंसी बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बट इट विल रिड्यूस द परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी, ठीक है। तो जब आप ऐसी कंडीशंस आती है तो इससे रिलेटेड सारे रूल्स और पॉलिसी डेफिसिट फाइनेंसिंग पॉलिसी में बनाई जाती है, और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, तब गवर्नमेंट न्यू करेंसी जो है लेके आती है मार्केट में, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ किसी भी देश की सेंट्रल बैंक उसे न्यू करेंसी को इंट्रोड्यूस करती है मार्केट में। लेकिन अगर इसका एक एडवर्स इफेक्ट ये भी होता है, मार्केट में जितनी ज़्यादा करेंसी आएगी उसकी वैल्यू, इंटरनल वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है, यानी कि उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। अगर मार्केट में खूब ज़्यादा पैसा इंट्रोड्यूस हो जाता है तो क्या हो जाती है, आपकी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है और आपकी वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगी। वैल्यू ऑफ मनी कम कैसे हो जाएगी कि जो चीज़ आपकी पहले 100 रुपीज़ में ले पा रहे थे उस प्रोडक्ट की वैल्यू 200 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि मार्केट में हमारे पास मनी ज़्यादा आ जाएगी। इससे क्या होगा, प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी, वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, परचेजिंग पावर भी हमारी रिड्यूस हो जाएगी। जो चीज़ हम 100 रुपये में ख़रीद पा रहे थे वो चीज़ हम 200 रुपये में ख़रीद पाएंगे, ठीक है। तो ये इसका एक एडवर्स इफेक्ट होता है। जितनी ज़्यादा हमारी न्यू करेंसी इंट्रोड्यूस होगी मार्केट में, मोर न्यू करेंसीज विल इंक्रीज, तो इन्फ्लेशन आएगी एंड इन्फ्लेशन वैल्यू ऑफ करेंसी विल बी डिक्रीज। ये भी क्वेश्चन आपका बनता है। हमेशा इन्फ्लेशन की कंडीशन में आपको ये जानना है कि करेंसी की वैल्यू हमेशा क्या होगी, डिक्रीज होगी, और इंक्रीज क्या होगी, आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू, ठीक है। यानी जो प्रोडक्ट्स हैं वो महंगे मिलेंगे। महंगे क्यों मिलेंगे, क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर कम हो रही है, बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज्ड फॉर जो है ऑफ मोर न्यू करेंसीज आर विल इंक्रीज्ड इन मार्केट, ठीक है। यानी कि जितनी ज़्यादा न्यू करेंसी को मार्केट में इंक्रीज करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगी, वैल्यू ऑफ करेंसी कम डिक्रीज होगी, और प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होगी, ठीक है। सो डेफिसिट फाइनेंसिंग इज़ वेरी सीरियस इशू इन द फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट शुड यूज़ इट इफ़ देयर इज़ नो अदर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट टर्निंग, ठीक है। तो ये जो टूल है गवर्नमेंट वो सबसे लास्ट में यूज़ करती है, जब तक उनके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम या फिर अदर सोर्स ऑफ फंड्स ना हो। लास्ट जो स्टेज होती है उसी में ये डेफिसिट फाइनेंसिंग पॉलिसी गवर्नमेंट यूज़ करती है, और इसके रिलेटेड पॉलिसीज या रूल्स पहले से ही आपके जो है क्रिएट करके या बना के रखती है। नेक्स्ट है आपका पब्लिक डेप्ट पॉलिसी, ठीक है। पब्लिक डेप्ट पॉलिसी में क्या है, पब्लिक से डेप्ट लोन लिया जाता है, और इस पब्लिक में आपके जो है कई तरीके के इंटरनल डेप्ट होते हैं और एक्सटर्नल डेप्ट होते हैं। तो आप गवर्नमेंट क्या करती, पब्लिक से पैसा लेती है, डेफिसिट फाइनेंसिंग का टूल सबसे बाद में यूज़ करती है, ठीक है। ये डेप्ट किस टाइप के होते हैं, इंटरनल डेप्ट भी होते हैं, एक्सटर्नल। इंटरनल डेप्ट वो होते हैं जो विद इन द जो कंट्री लिए जाते हैं, और एक्सटर्नल डेप्ट कौन से होते हैं, जो द अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ कंट्री, यानी कि अपने देश की सीमा के बाहर से जो डेप्ट लिए जाते हैं, जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक है, आपके IMF है, इस तरह की संस्थाएं हैं जो कि जो हमारे करेंट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको क्या करती हैं, फंड प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो जितने हमारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, जब कोविड के टाइम में हमें वो बनाना था वैक्सीन, तो उस समय भी वर्ल्ड बैंक से हेल्प ली गई थी फंड्स के मामले में, ठीक है।
तो इस तरीके से पब्लिक डेप्ट पॉलिसी में गवर्नमेंट ये पॉलिसी बनाती है कि हमें कब, कहाँ और कितना और किससे और किस प्रकार से हमें डेप्ट लेना है। इंटरनल डेप्ट यूज़ करने हैं या फिर एक्सटर्नल डेप्ट सोर्स हमें यूज़ करने हैं। इफ़ गवर्नमेंट थिंक द डेफिसिट फाइनेंसिंग इज नॉट सफिशिएंट फॉर फुल द पब्लिक एक्सपेंडिचर और इफ गवर्नमेंट डज नॉट start to deficit financing, then government can take loan from World Bank or take loan from public by the way of issue of government securities and bond। ठीक है, तो अब आप ये कहोगे कि गवर्नमेंट अपनी पब्लिक से हमारे से कैसे लोन लेती है। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट को ये लगता है कि हमारी डेफिसिट फाइनेंस से भी हमारे फंड के जो है नेसेसिटी या फिर रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाएगी, तब गवर्नमेंट पब्लिक डेप्ट यूज़ करती है। या फिर गवर्नमेंट ये सोच रही होती है कि हमें डेफिसिट फाइनेंस का जो है टेक्निक नहीं यूज़ करना है, तब आपकी पब्लिक डेप्ट पॉलिसी यूज़ की जाती है। और इसमें गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक से और इस तरीके की जितनी हमारे इंटरनेशनल और जो डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अदर सारे कंट्रीज़ को हेल्प करती हैं, उनसे लेती है लोन। और पब्लिक से लेने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड इशू किए जाते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड और सिक्योरिटीज़ पब्लिक खरीदती है, तो पब्लिक के पास एक बॉन्ड होता है, उसमें क्या होता है, उन्हें जो है ऑफर दिया जाता है कि इतने आप 2 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे तो इतना इंटरेस्ट रेट, 3 इयर्स के लिए आप करोगे तो इतना इंटरेस्ट होगा। तो गवर्नमेंट उनसे इस तरीके से फंड रेज पब्लिक से करती है। पब्लिक क्या करती है, सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड खरीद के अपने पास एज ए इन्वेस्टमेंट रखती है और गवर्नमेंट वो पैसा एज ए लोन यूज़ करती है। और लोगों को जब उनके पास फंड्स अवेलेबल होते हैं तब वो टाइम टू टाइम धीरे धीरे उनको वापस करती है और वो इंटरेस्ट भी पे करती है इस पर। ठीक है, एंड देखिए, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड से आप खरीदते हैं, बट इट विल ऑल्सो इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ डेप्थ इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट विच गवर्नमेंट हैज़ पे टू द अमाउंट ऑफ लोन। तो गवर्नमेंट चाहे इंटरनल डेप्ट ले या एक्सटर्नल, दोनों पे ही इंटरेस्ट पे उन्हें करना पड़ता है। ठीक है, टोटल डेप्ट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूड्स 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज, इंटरनल डेप्ट्स और एक्सटर्नल। ये आपको बता चुके हैं। इंटरनल डेप्ट क्या होते हैं, अमाउंट ऑफ लोन रेज बाय गवर्नमेंट फ्रॉम विद इन द कंट्री। द गवर्नमेंट रेज इंटरनल पब्लिक that from of open market by show bonds and cash certificate and 15 ईयर, जो जिनकी टाइम पीरियड 15 ईयर्स होती है एंड जो है इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, और इन्हें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक, द गवर्नमेंट ऑल्सो बोरो फ्रॉम ए टेम्प्रोरी पीरियड फॉर RBI ट्रेजरी बिल्स एंड इशू बाय RBI एंड ऑल्सो फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक्स। तो ये जो हमारे इंटरनल डेप्ट्स हैं वो बॉन्ड्स और सर्टिफिकेट्स के थ्रू भी लोगों से लिए जाते हैं, या फिर RBI गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेजरी बिल इशू करती है। इनका भी ये जो ट्रेजरी बिल्स है वो शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड के लिए होते हैं। ठीक है, और कुछ बॉन्ड्स कॉमर्शियल बैंक भी इशू करती हैं और पब्लिक को वो बॉन्ड्स बेचती हैं, जिसके थ्रू बैंकों के पास पैसा जाता है और ये जो मनी है वो गवर्नमेंट यूज़ करती है अपने इन सारी जो है प्रोजेक्ट्स के लिए। गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर पॉलिसी के अंतर्गत जितनी भी हमारे एक्सपेंस क्रिएट हो रही होती हैं हमारी देश की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। एक्सटर्नल डेप्ट में बता ही दिया कि जो हमारा डेप्ट होता है वो हमारे क्या लिया जाता है, फॉरेन करेंसीज, जो अब्रॉड है फॉरेन करेंसीज में लिया जाता है। और फॉरेन कंट्रीज से या फिर आपके जितने भी हमारे डेवलपिंग इंस्टीट्यूशन है, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गए, IMF है, इनसे लिया जाता है। तो ये हमारे एक्सटर्नल डेप्ट्स कहलाते हैं। तो अब आपको जान गए कि 4 टाइप्स की टेक्निक है हमारी फिस्कल पॉलिसी के लिए। पहला टैक्सेशन पॉलिसी, दूसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी, तीसरा आपका डेफिसिट फाइनेंसिंग, चौथा पब्लिक डेप्ट फाइनेंसिंग। ठीक है, अगला हमारा आ रहा है डिसएडवांटेज ऑफ फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, तो डिसएडवांटेज भी होती हैं इसकी बहुत ज़्यादा। हम उस पर जाएंगे लोन पे तो हमारे देश के लिए क्या हो जाएगी, कह सकते हैं वो बर्डन ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें लोन पे क्या करना होता है, पेमेंट करनी होती है इंटरेस्ट। ठीक है, चाहे आप इंटरनल डेप्ट लो या फिर एक्सटर्नल डेप्ट, दोनों में ही आपको क्या करना होता है, पे करनी होती है इंटरेस्ट, जिससे क्या होता है आपके ऊपर बर्डन बढ़ता है। ठीक है,
तो डिफेक्टिव टैक्स स्ट्रक्चर अगर बन गया, हमारी पॉलिसी गलत बन गई है ना, एंड जो है द डिफेक्टिव टैक्स सिस्टम लिमिटेड बेस ऑफ द डायरेक्ट टैक्स एग्जम्पशन ऑफ एग्रीकल्चर फ्रॉम डायरेक्ट टैक्स इवेशन, टैक्स insufficient and corrupt tax collection machinery are some of the cause of poor tax collecting in country, है ना। तो अगर हमारा डिफेक्टिव टैक्स स्ट्रक्चर बनेगा तो इसमें क्या होगा, टैक्स पेमेंट सिस्टम डिफेक्टिव हो जाएगा, जो हमें डिडक्शंस या एग्जम्पशंस मिले हुए हैं उसका मिसयूज़ भी हो सकता है, ठीक है। टैक्स इवेशन यानी टैक्स की चोरी भी हो सकती है, करप्शन हो सकता है, टैक्स कलेक्शन मशीनरी अगर सही नहीं है, हमारी जो कलेक्शन ऑफिसर्स हैं या फिर जो मशीनरी जो एक मैकेनिज्म बनाया जाता है अगर वो सही नहीं है तो भी आपका क्या हो जाएगा, टैक्स में चोरी और करप्शन हो सकता है। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन ऑफ इंडिया इज इंक्रीज, बढ़ जाएगी अगर हमने न्यू नोट्स इशू किए, है ना। तो जैसे ये डिसएडवांटेज आपके सारे इन्हीं पॉइंट से निकले, जैसे अभी हमने पढ़ा था डेफिसिट फाइनेंसिंग करने के लिए न्यू मनी हम इंट्रोड्यूस करती हैं, न्यू करेंसीज को हम प्रिंट करते हैं, तो जितनी ज़्यादा न्यू करेंसीज हमारे देश में इंट्रोड्यूस होगी उतनी ज़्यादा क्या हो, रैपिडली हमारे न्यू नोट्स आने की वजह से गवर्नमेंट के पास इन्फ्लेशन की जो है क्या कह सकते हैं कंडीशन आ सकती है, ठीक है। तो जो है ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी हैज़ फेल्ड टू रिड्यूस द ब्लैक मनी, तो फिस्कल पॉलिसी है हमारी ब्लैक मनी जो जमा हो जाती है लार्ज अमाउंट में मिनिस्टर्स के पास या और किसी आप कह सकते हैं जो बड़े बड़े हमारे बिजनेसमैन्स हैं जो गलत तरीके से मनी कमा के वो और कहीं जमा सबमिट कराते हैं, तो इस पर कोई रोक नहीं लगा सकती है। मोस्टली हमारे जो कह सकते हैं कि लोगों की ब्लैक मनी कहाँ पे रखी जाती है, बाहर के देशों में, फॉरेन कंट्रीज़ के आपके बैंक अकाउंट्स में, है ना। तो गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी हैज़ फेल्ड टू रिड्यूस द ब्लैक मनी, इवन लार्ज अमाउंट ऑफ पास्ट मिनिस्टर इज़ इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक मनी विच इज़ डिपॉजिटेड इन स्विस बैंक। तो ये मुद्दा अभी आपने देखा होगा कई बार आया है कि स्विस बैंक में भारत के कई ऐसे नेता हैं जिनकी मनी सबमिट है, ब्लैक मनी, ठीक है। तो इस पे हमारी गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी का कोई कंट्रोल नहीं है। आफ्टर टेकिंग लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक अंडर द फिस्कल पॉलिसी दैट टेक्निक्स गवर्नमेंट हैज़ टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम बाय द गवर्नमेंट बैंक and IMF. These rules have more harmful for developing small domestic business of India, ठीक है। तो जैसे इंटरनल डेप्ट हमने लिया तो हमें क्या है, गवर्नमेंट को क्या करना होता है, इंटरेस्ट गवर्नमेंट पे करती है जिस भी व्यक्ति से लोन लिया है। लेकिन अगर गवर्नमेंट एक्सटर्नल डेप्ट ले लेती है या वर्ल्ड बैंक से या IMF से लोन ले रही है, ठीक है, तो इन्हें क्या करना पड़ता है, वर्ल्ड बैंक और IMF केवल इंटरेस्ट के बिहाफ पे अमाउंट आपके नहीं देती है। इनके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस और कुछ कह सकते हैं कुछ आपकी रूल्स ऐसे लगा देते हैं जिनको फॉलो करना ही करना है। और ये ऐसे रूल्स हो सकते हैं कभी कभी हमारी डेवलपिंग और छोटी कंट्रीज़ के लिए या फिर इंडिया जैसी कंपनी कह सकते हैं इकनॉमी के लिए हार्मफुल भी हो जाती हैं, ठीक है। तो वैसे भी लोन किसी भी मामले में आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर लोन लिया जा रहा है तो वो किसी भी देश के लिए सही नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे डिसएडवांटेज हैं फिस्कल पॉलिसी के। तो समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। अगर आप इसे वीडियो को कई बार देखेंगे, बाई चांस आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप बैक करके भी समझ सकते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो मेनली आपने समझ लिया कि फिस्कल पॉलिसी के 4 हमारी टेक्निक्स हैं। आपकी टैक्सेशन पॉलिसी जिसमें टैक्स से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं, दूसरी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी इसमें गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से रिलेटेड रूल बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट कहाँ कब कितना प्रायोरिटी बेसिस पे एक्सपेंस करेगी। थर्ड, अगर आपकी जो है टैक्सेशन के थ्रू आई पूल ऑफ फंड कम बढ़ रही है आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, तो आप गवर्नमेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग पॉलिसी यूज़ करती है। इस पॉलिसी के अंतर्गत गवर्नमेंट क्या करती है, नए नोट्स इशू करती है, न्यू करेंसी इंक्रीज़ करती है। और इंक्रीज़ करने के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। अनलिमिटेड करेंसी आएगी तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगी और इससे क्या होगा, वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज़ हो जाएगी।
लास्ट में पब्लिक डेब्ट पॉलिसी आती है। डेफिसिट फाइनेंसिंग ना यूज़ कर पाने की कंडीशन में गवर्नमेंट पब्लिक डेब्ट पॉलिसी यूज़ करती है। डेब्ट इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल डेब्ट्स जो है हमारी सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड के थ्रू गवर्नमेंट लेती है, और एक्सटर्नल डेब्ट हमारे WTO से या फिर IMF जैसी संस्थाओं से लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया आपका फिस्कल पॉलिसी। अब हम चलते हैं अपनी व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी पे। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी भी आज हम थोड़ा कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है और इसे हम एक दिन में खत्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रयास किया जाएगा जितनी ज़्यादा आपकी इसको कवर होता चला जाए। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? ठीक, मॉनेटरी जैसे कि आपने पढ़ा फिस्कल पॉलिसी में क्या है, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हो। ठीक है, आप जो है बैलेंस करते हो एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर और कह सकते हैं उसमें। ठीक है, और इस और उसका जो है कह सकते हैं आपकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स में आपने पढ़ा था। मॉनेटरी पॉलिसी का जो क्या पर्पस होता है, प्राइस स्टेबिलिटी लाना। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चंस आता है MCQ में और उसमें पूछते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव या पर्पस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, तो आपको ऑप्शन चुनना है प्राइस स्टेबिलिटी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी का मेन पर्पस ही प्राइस स्टेबिलिटी है। ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी इज द नेसेसरी फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। किसी भी कंट्री की सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए प्राइस स्टेबिलिटी एक कंपलसरी टूल है। दिस इन्वॉल्व्स द मैनेजिंग ऑफ मनी सप्लाई एंड ऑल्सो इंटरेस्ट रेट। तो मॉनेटरी पॉलिसी का मेन पर्पस क्या है, मनी की सप्लाई को मैनेज करना। ठीक है, मनी का जो फ्लो हम इंडस्ट्री में या मार्केट में करते हैं उस पर कंट्रोल करना अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू होता है और ये RBI डिसाइड करती है कि कब हमें मार्केट में या इकोनॉमी में जो आपकी मनी की सप्लाई को बढ़ाना है और कब मनी की सप्लाई पे हमें रोक लगानी है। ठीक है, और ये मनी सप्लाई पे बढ़ाना, इंक्रीज और डिक्रीज रेट्स कुछ हमारे टूल्स हैं, उसके थ्रू हम जो है RBI करती है इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, इट इज़ द डिमांड साइड इकोनॉमिक पॉलिसी that is used by government for any country to achieve objective or like liquidity, consumption and growth। ठीक है, तो किसी भी इकोनॉमी की जो गवर्नमेंट है वो आपके कुछ उद्देश्य हैं, पर्पस हैं, जैसे कि लिक्विडिटी, कंजप्शन और ग्रोथ। इस पर्पस से आपकी मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, लेकिन आपकी मॉनेटरी पॉलिसी का मेन पर्पस जो है प्राइस स्टेबिलिटी है। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपके प्राइस स्टेबिलिटी दिया है तो आपको पहले इस प्राइस स्टेबिलिटी पे टिक करना है। द करंट इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क इन इंडिया इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। ठीक है, तो इंडिया की जो है इन्फ्लेशन रेट क्या है, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई आपकी कह सकते हैं इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है। ठीक है, डिमांड और सप्लाई यहाँ पे किसी प्रोडक्ट से नहीं है, मनी की है, मनी की सप्लाई। मनी की सप्लाई ज़्यादा होगी मार्केट में, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। अगर इन्फ्लेशन को कम करना है तो हमें क्या करना होता है, मनी सप्लाई का फ्लो को हमें रोकना होता है। ठीक है, तो इस जो है इंक्रीज और डिक्रीज के फ्लो को रोकने के लिए कुछ हमारे पास टूल्स हैं, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, है ना। तो मॉनेटरी पॉलिसी इज मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है। ठीक है, अभी आपने इकोनॉमिक्स जब आगे पढ़ोगे तो उसमें आपके इकोनॉमिक्स दो टाइप की होती है, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो मीन्स क्या होता है कि किसी वन इंडस्ट्री, वन फैमिली या सिंगल एंटिटी, सिंगल इंस्टीट्यूशन, सिंगल कंपनी, किसी एक फर्म इंस्टीट्यूशन के बारे में जब हम स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन हम जब पूरी एज ए होल कंट्री की स्टडी कर रहे होते हैं वो कहलाता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, एज ए होल पूरी हमारी इंडियन इकोनॉमी पे एप्लीकेबल होती है, इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी किसका पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ कंट्री के थ्रू आता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ प्राइस। ठीक है, while keeping in mind the objective of growth। ठीक है,
तो अपने ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए इसका मेन पर्पस क्या है, प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है। और ये जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी जो है आरबीआई के द्वारा इम्पोज की जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द कंसल्टेशन प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग। In India, the Central Monetary Authority is the Reserve Bank of India, RBI. It is the designed to maintain the price stability in the economy. ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के द्वारा लाई जाती है और सब टाइम पे चेंज की जाती है और इसका पर्पस क्या है, प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए। दूसरा है बैलेंस ऑफ करेंसी एक्सचेंज, ठीक है, करेंसी एक्सचेंज को बैलेंस करने के लिए, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट करने के लिए, ठीक है। ये 3 हमारे मेन ऑब्जेक्टिव है। तो मैनेज इन्फ्लेशन, जब हमारा इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाती है तो हम मनी की सप्लाई को डिक्रीज कर देते हैं, और इस मनी की सप्लाई को कैसे डिक्रीज इंक्रीज करते हैं, उसके क्या टूल्स हैं, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। और अगर हमारी रिसेशन चल रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मनी की सप्लाई को जो है हम इकोनॉमी में इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। और ये वर्क कौन करता है, सेंट्रल बैंक करती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बैलेंस करेंसी एक्सचेंज, ठीक है। करेंसी एक्सचेंज को बैलेंस करने के लिए अभी हम क्या करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी यूज करते हैं। गिवन स्टेबल एक्सचेंज रेट प्लीज सच ए मेजर रोल इन इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में आपकी सारी कंट्रीज की करेंसी एक जैसी नहीं होती। कहीं आपकी रुपीस चल रही, कहीं डॉलर चल रही है ना, कहीं आपकी फ्रेंच में वो कह सकते हैं उसे डॉलर, कहीं दिनार है ना, रूबल है, अलग अलग आपकी करेंसी है। तो इनकी जो है एक्सचेंज रेट को फिक्स और स्टेबल रखने के लिए जो हमारी इंडियन करेंसी का जो है क्या करना है, इन्फ्लेशन रेट को स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ में भी हमारी क्या करती है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। बैलेंस सेंट्रल बैंक हैज़ टू द पावर टू रेगुलेट एक्सचेंज रेट बिटवीन फॉरेन एंड डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है। तो डोमेस्टिक करेंसी और फॉरेन करेंसी के बीच में जो हमारी एक्सचेंज रेट है, इसे बैलेंस करने का वर्क भी सेंट्रल बैंक किसके थ्रू कर रही होती है, मॉनेटरी पॉलिसी। रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जब हमारा डिप्रेशन और रिसेशन का टाइम पीरियड होता है तो क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमारी इंडस्ट्री में क्या मंदी होती है, जो है प्राइवेट सेक्टर्स में से लोगों को छांटा जा रहा होता है, ठीक है, प्रोडक्शन रुक गए होते हैं, ठीक है। तो जब डिप्रेशन और रिसेशन का समय होता है तो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इंडस्ट्री में सप्लाई बढ़ा दिया जाता है मनी का, ठीक है। मनी की जब फ्लो बढ़ेगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा, ठीक है। और इन्फ्लेशन आएगा तो इसका अपोजिट हम यूज़ करके टेक्निक उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये इसका तीसरा है। तो आपको ये याद रखना है, सबसे पहला मैनेज इन्फ्लेशन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स बैलेंस करेंसी एक्सचेंज, एंड थर्ड आपका रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मेन पर्पस क्या है, तो प्राइस स्टेबिलिटी। अगर आपके ऑप्शन में ये तीनों 3 और एक ये चारों ऑप्शन दे रखे हैं तो आपको प्राइस स्टेबिलिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी के आधार पर आपको क्या करना है, टिक करना है, ठीक है। क्योंकि ये गलती एक बार मुझसे हो चुकी है, ये इसीलिए मुझे ये बहुत अच्छी तरीके से याद है। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स फेस किए हैं अपनी जितनी भी स्टडी के दौरान, और अभी तक मैंने हायर एजुकेशन, पीजीटी और आप जीडीसी का कह सकते हैं मिला के 11 टाइम्स हमने अपनी इंटरव्यू फेस किया है, ठीक है। वो हमारे लक की बात है जो अभी तक मुझे फाइनल सिलेक्शन नहीं मिला है, ठीक है। तो मैं अपने अनुभव से आपको चीज़ें बताती चलूँगी। मैंने भी एक बार ये क्वेश्चन गलत किया था जिसमें कि हमें क्वेश्चन का आंसर लगाना था प्राइस स्टेबिलिटी, और मैंने जो है प्राइस एब्जॉर्प्शन लगा दिया था, ठीक है। तो इसलिए मैं अपना अनुभव आपको बता रही हूँ, और जो जो क्वेश्चन मैं बताती जाऊँ उसे आप ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ पे व्यक्ति कंफ्यूज होता है, ठीक है।
तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब एक आपको मीटिंग बता दे रहे हैं। पहले क्या होता था, हमारी जो ये मॉनेटरी पॉलिसी हर 4 मंथ में आती थी, क्वार्टरली आती थी और आरबीआई डायरेक्टली करती थी, ठीक है। लेकिन जो है ये अमेंडमेंट 2016 के आसपास आया और जिसके थ्रू एमपीसी कमेटी बन गई, ठीक है। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या हुआ, बनी, जो है कह सकते बनाई गई। और ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हर 2 महीने में आपकी क्या करती है, मोस्टली निकालती है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्स द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट इन इंडिया। तो जितने भी इंटरेस्ट रेट हैं और आपकी मनी का फ्लो कैसे घटाना बढ़ाना है, ये कौन डिसाइड करती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। द मीटिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आवर हेल्ड एट लीस्ट 4 टाइम इन ए ईयर एंड इट पब्लिश इट्स डिसीजन आफ्टर ईच सच मीटिंग्स, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग साल में, ईयर में 4 टाइम्स होना कंपलसरी है और इसकी बाद इसकी रिपोर्ट भी पब्लिश होती है, ठीक है। और इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 3 आपकी आरबीआई के मेंबर्स होंगे और 3 आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे, ठीक है। तो आरबीआई जो एक्ट 1934 है, इसको अमेंडमेंट किया गया था फाइनेंस एक्ट इंडिया 2016 में टू कंस्टिट्यूट एमपीसी, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, विच विल ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन फिक्सिंग इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी में, ठीक है। तो ये जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है 2016 में अमेंडमेंट के थ्रू आई है और इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 3 आपके आरबीआई के मेंबर होंगे और 3 आपके गवर्नमेंट के होंगे, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और ये लोग मिल के मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स डिसाइड करते हैं और ये ईयर में 4 टाइम्स आती है। पहले बाइलिंगुअल आती थी, ठीक है, मैंने भी आपको इससे पहले थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन हो गया था। इससे जब एमपीसी कमेटी यानी 2016 से पहले हर 2 महीने में आपकी मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज होती थी, यानी ईयर में जो है 6 टाइम्स जो है आती थी, ठीक है। अब क्या है, आपकी साल में यानी कि ईयर में 4 टाइम्स आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है और इसके थ्रू ये रेट डिसाइड होते हैं, ठीक है। अब हमारे टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जिस तरीके से हमने टाइप्स ऑफ वो पढ़ा था फिस्कल पॉलिसी, उसी तरीके से इसके 2 टाइप्स है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी, ठीक है। तो दोनों ही आपको समझ में आ रहा है। एक्सपेंशन का मतलब इंक्रीज करना और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब डिक्रीज करना। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, सारे रेट्स बढ़ाए जाते हैं, इंक्रीज की जाती है ना। जब आपकी रेट्स इंक्रीज होंगी तो फ्लो ऑफ मनी कम होगा। अभी ये रेट्स कौन से होते हैं ये भी आप आगे पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी व्हेन ए सेंट्रल बैंक यूज्ड इट्स टूल टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी दैट इंक्रीज द मनी सप्लाई एंड द लोअर द इंक्रीज रेट्स एंड इंक्रीज डिमांड, देन दैट टाइप ऑफ पॉलिसी नोन एज एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो ये कौन सी पॉलिसी, जब सेंट्रल बैंक जो है अपने टूल्स जो होते हैं इकोनॉमी में इंक्रीज द मनी सप्लाई, यानी मनी का सप्लाई इंक्रीज करने के लिए अपनाती है, एंड लोअर द इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होती है, मनी का सप्लाई एक्सपेंड किया जाता है और मनी का सप्लाई एक्सपेंड करने के लिए हमें रेट्स घटाने पड़ते हैं, ठीक है। एंड द इंक्रीज डिमांड देन द टाइप ऑफ पॉलिसी नोन एज, तो ऐसी कंडीशन में डिमांड बढ़ती है क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा आता है, ठीक है। तो पैसा ज़्यादा आता है तो डिमांड भी बढ़ जाती है। टाइप्स ऑफ पॉलिसी नोन एज एक्सपेंशनरी, ठीक है। और आपकी कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या होता है कि मार्केट में या इकोनॉमी में हम मनी का क्या करते हैं, फ्लो को कम करते हैं, ठीक है। और इस फ्लो को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी इज ए फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी यूज्ड टू फाइट इन्फ्लेशन विथ इन्वॉल्व डिक्रीजिंग ऑफ मनी सप्लाई इन ऑर्डर टू इंक्रीज द बोरोइंग कॉस्ट, है ना। तो कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या करते हैं, हम इन्फ्लेशन को कम करने के लिए मनी की सप्लाई को कम करते हैं और मनी को सप्लाई को कम करने के लिए हम बोरोइंग कॉस्ट यानी इंटरेस्ट रेट को हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो जब भी मार्केट में आपको मनी के फ्लो को बढ़ाना या घटाना होता है तो हम इंटरेस्ट रेट पे जो है काम करते हैं और वो इंटरेस्ट रेट कौन कौन से हैं वो भी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जब आप जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे तो लोग क्या करते हैं, लोन कम लेने लगते हैं, ठीक है।
जब लोन कम लेंगे बैंकों से तो मनी का फ्लो अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है। और यही इंटरेस्ट रेट अगर कम हो जाते हैं तो लोग लोन लेने के लिए ज़्यादा पहुंचते हैं। जब लोन ज़्यादा प्रोवाइड किए जाएंगे तो इकोनॉमी में मनी का फ्लो और सप्लाई अपने आप बढ़ जाएगा। तो जब इन्फ्लेशन की कंडीशन आती है तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ की जाती है, और जब डिफ्लेशन का या रिसेशन का टाइम पीरियड चल रहा होता है तब हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है कि जो है आपकी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कब हम यूज़ करेंगे, जब आपकी इंडस्ट्री में या इकोनॉमी में जो है डिफ्लेशन चल रहा हो या रिसेशन का टाइम पीरियड चल रहा हो, ठीक है। डिप्रेशन या रिसेशन का मंदी चल रही हो मार्केट में, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन का मॉनेटरी पॉलिसी जब आपकी इकोनॉमी में क्या चल रहा हो, इन्फ्लेशन का टाइम चल रहा हो, सारी चीज़ें प्रोडक्ट्स महंगी बिक रही हो, परचेजिंग पावर कम हो गई हो लोगों की, ठीक है। तो हम फ्लो ऑफ मनी कम कर देते हैं। तो जब भी किसी चीज़ की सप्लाई होती तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। आगे आप पढ़ोगे टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होते हैं, दो टाइप के टूल्स हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स एंड क्वालिटेटिव टूल्स। तो क्वांटिटेटिव टूल्स में क्या आते हैं, हमारे CRR है, SLR है, बैंक रेट्स हैं, रेपो रेट्स है, रिवर्स रेपो रेट है, ठीक है। यहाँ पे आपका आएगा रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो अभी जब हमने हर जगह ये पढ़ा ना कि इंटरेस्ट रेट को घटा देती बढ़ा देती है, तो वो ये वही इंटरेस्ट रेट्स के टाइप हैं, अलग अलग नाम से हैं और अलग अलग जगह और कैसे इनका यूज होता है ये अलग अलग है, ठीक है। तो ये क्या है, क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, क्योंकि इसमें क्या है, क्वांटिटी पे हम रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। तो क्वांटिटी पे रिस्ट्रिक्शन या तो इंक्रीज कर रहे होते हैं या डिक्रीज कर रहे होते हैं। तो ये सारे ही टूल्स हमारे क्वांटिटी में आते हैं, CRR, SLR, बैंक रेट, LAF, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। दूसरे टूल्स है हमारे क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ सेलेक्टिव मेथड, ठीक है। क्वालिटेटिव में हम डायरेक्ट ऑक्शन लगाते हैं, मोरल सुएशन लगाते हैं या फिर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, ये हमारी क्वालिटी को जो है कम करते हैं या बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब आपका ऑप्शन में अगर आता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को, तो आप अलग से आराम से आप डिस्टिंग्विश इसमें कर पाओगे, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव में ओपन मार्केट, CRR, SLR, बैंक रेट, ये सब सारी चीज़ें आ जाती, ठीक है। अब हम सारे टूल्स जो हैं इनको हम अलग अलग जो है समझेंगे कि CRR क्या होता है, ठीक है, बैंक रेट्स क्या होते हैं, SLR क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका कह सकते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, ठीक है। क्वालिटेटिव में हमारे कितने क्या मेथड्स आते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसा करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपकी सारे रेट्स। ये सारे रेट्स आपके मनी सप्लाई को कैसे रेगुलेट करते हैं इसको समझना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ठीक है, अब हम लोग अपनी क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इतना इसको पढ़िए और समझिए। अगर कोई समस्या आती है तो आप हमें जो है कमेंट के थ्रू पूछिए, कोई कमी है हमारे इसमें लेक्चर्स में तो आप उसे बताइए, और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू आप सभी लोगों का।